गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो अपनी सेकेंड डेवलपमेंट थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। फर्स्ट हमने पढ़ी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। कल हम पढ़ चुके हैं भाई मैटर के पास दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। वेव की तरह भी बिहेव करती है लाइट और पार्टिकल की तरह भी। आज हम डिस्कस करेंगे हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो अपना हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये कहता है भाई कि ये असंभव है कि एक ही समय पे हम पोजीशन भी निकाल लें, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, और उसकी मोमेंटम भी निकाल लें। ये संभव नहीं है। मतलब जो अपना बोर ने कहा था भाई इलेक्ट्रॉन के पास डेफिनेट क्या है, ऑर्बिट है, वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में है तो उसकी मोमेंटम भी हमें पता होनी चाहिए थी और पोजीशन भी। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? अगर हम पोजीशन निकालते हैं, मान लो मैं पोजीशन निकालता हूँ, पोजीशन कब निकल सकती है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। रेस्ट पे होगी तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो एक ही समय पे पोजीशन और वेलोसिटी यानी मोमेंटम दोनों नहीं निकाले जा सकते। या तो मोमेंटम निकलेगी एक समय या पोजीशन, क्योंकि अगर पोजीशन निकालते हैं तो बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, मोमेंटम विल बी जीरो। और अगर मोमेंटम निकालते हैं पोजीशन नहीं, तो दोनों एक ही समय पे निकालनी संभव नहीं है। यानी जो बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल होगा। तो क्या कहा? इस प्रिंसिपल के अनुसार वर्नर हेसनबर्ग ने दिया था 1927 में। अकॉर्डिंग टू हेसनबर्ग प्रिंसिपल, हेसनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार किसने दिया था ये? गिवन बाय वर्नर हेसनबर्ग, गिवन बाय वर्नर हेसनबर्ग in 1927। अकॉर्डिंग टू हेसनबर्ग प्रिंसिपल, हेसनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार गिवन बाय वर्नर हेसनबर्ग इन 1927 में दिया गया था। क्या इसके अकॉर्डिंग क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, किसको निकालना? पोजीशन और मोमेंटम। इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन प्रीसियसली। प्रीसियसली का क्या मतलब है? प्रिसाइजली बोलते हैं। प्रिसाइजली का क्या मतलब है? एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? डिटरमाइन प्रिसाइजली एंड साइमल्टेनियसली, एंड साइमल्टेनियसली। both the position and momentum. It is impossible to determine precisely and simultaneously. Precisely का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, एंड साइमल्टेनियसली एक ही साथ, बोथ दोनों को। किसको? पोजीशन और मोमेंटम को ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल। मोमेंटम मीन्स वेलोसिटी, मास तो सेम रहेगा, एट द सेम टाइम। मैं आपको बता चुका हूं भाई क्या कहा हिसेनबर्ग ने कि एक ही समय पे पोजीशन और मोमेंटम दोनों की प्रिसाइज वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? ठीक है। मैथमेटिकली दिस प्रिंसिपल मे बी एक्सप्रेस्ड एज may be expressed as del x dot del p is equal to or greater than, जो डेल एक्स है, डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी किसमें? पोजीशन में। और डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इक्वल टू और ग्रेटर देन किससे? h/4 पाई।
h/4 पाई। ये क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। वेयर del x is the uncertainty with regards to position and del p is the uncertainty with regards to momentum। मोमेंटम को रिगार्ड करके डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या होता है, ये लगभग इक्वल ही होता है, ग्रेटर नहीं होता। अब सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है भाई, कहाँ पे काम आता है अपना हेसनबर्ग प्रिंसिपल। हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, सिग्निफिकेंस हेसनबर्ग प्रिंसिपल का ये है कि इसने क्या किया, जो बोर ने बताया था कि डेफिनेट पाथ होते हैं इलेक्ट्रॉन के, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों, उसको रूल्स आउट कर दिया कि वो ऐसा नहीं होता है कि वो एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, यानी ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलते थे। ऑर्बिट क्या था, द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आएगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन, one of the most important implication कह लो या significance कह लो of Heisenberg's principle is that, क्या भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की इसने क्या किया, इट कंप्लीटली रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स, दैट इट कंप्लीटली रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ, किसका एग्जिस्टेंस, किसका एग्जिस्ट करना, डेफिनेट पाथ। डेफिनेट पाथ बोला था ना बोर ने कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है हेसनबर्ग प्रिंसिपल की, कि इसने क्या किया, कंप्लीटली रूल्स आउट कर दिया भाई, ऐसा कुछ नहीं होता क्या, डेफिनेट पाथ, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। क्या किया भाई, जो अपना हेसनबर्ग है, हेसनबर्ग ने क्या किया, जो बोर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते हैं, उसको कंप्लीटली रूल्स आउट कर दिया। और दूसरा, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट लाइक डी ब्रोगली इक्वेशन, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑब्जेक्ट। लेकिन सिग्निफिकेंस किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। एक यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लगता सभी के लिए है, लेकिन सिग्निफिकेंस किसके लिए है, केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काफी हेल्पफुल रहा टू एक्सप्लेन कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो उसने ये बताने में हमारी हेल्प की कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित, एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व नहीं करते हैं न्यूक्लियस के चारों, यानी बोर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो गया। बोर ने बताया था कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इन सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। लेकिन जो अपना
हेसनबर्ग प्रिंसिपल है, इसने कंप्लीटली रूल्स आउट कर दिया डेफिनेट पाथ को, क्योंकि डेफिनेट पाथ तभी निकाला जा सकता है जब हमें पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम पता हो, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम दोनों को नहीं निकाला जा सकता है। पोजीशन निकालते हैं तो मोमेंटम जीरो, मोमेंटम निकालते हैं तो पोजीशन कैलकुलेट नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम, ये भी एक्सप्लेन करेंगे सेकंड। पहला तो ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ फिक्स्ड एनर्जी के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता है। दूसरा कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आते, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट हम बताएंगे इसको। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज हेल्पफुल टू एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is helpful to explain why an electron cannot exist inside द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ सकता है, क्या बताने में हमारी हेल्प की कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ सकता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में। एज्यूम करेंगे पहले तो, लेट अस एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन can exist inside the nucleus। यही मान लिया, पहले उल्टा ही मान लिया, इसका विपरीत। हमें क्या कहाँ पे हेल्प करी हमारी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ने ये एक्सप्लेन करने में कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ सकता है। तो हमने क्या किया, वही मान लिया कि मान लिया इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर। इट इज वेल नोन दैट रेडियस कितना है न्यूक्लियस का भाई, 10⁻⁴ मीटर। इट इज वेल नोन दैट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻14 मीटर। ये हमें पता है भाई कि इतना रेडियस होता है। तो अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी भाई, अनसर्टेनिटी है जो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अंदर वो होगी 10⁻⁴। अनसर्टेनिटी यानी पोजीशन। सो द अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कितनी होगी, 10⁻⁴ मीटर। अब हमें पता डेल एक्स किसके इक्वल है भाई, डेल एक्स हेसनबर्ग प्रिंसिपल, डेल पी ये इक्वल होता है या ग्रेटर होता है किसके, h/4 के। हम इक्वल मानते हैं h/4, क्योंकि मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ पार्टिकल के लिए ये ग्रेटर नहीं होता है। अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो इक्वल ही आता है डेल एक्स। अब मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू h/4। अब मास कांस्टेंट आता है डेल एक्स इंटू एम डेल वी, चेंज ही नहीं होता मास, तो h/4। अब डेल वी किसके इक्वल होगा, डेल वी इक्वल होगा अपना h/4 इंटू डेल एक्स इंटू एम। वैल्यू रखते हैं h क्या अपना प्लैंक्स कांस्टेंट कितनी होती है वैल्यू, 6.62 इंटू 10⁻34। ये h की वैल्यू हुई भाई, और 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। डेल एक्स कितना 10⁻14, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये मास होता है भाई। तो ये सभी वैल्यू हमने रखी, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अभी शायद लास्ट टॉपिक में हमने एच की यूनिट निकाली थी, वैसे तो जूल पर सेकंड होती है, लेकिन ऐसा ही यूनिट में ऐसे निकाला था हमने भाई कल।
कल देखा था हमने इसको। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगी 5.79 इंटू 10 की 9, 5.79 इंटू 10 की 9 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये अनसर्टेनिटी आई वेलोसिटी में, जो वैल्यू है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन की वो काफ़ी ज़्यादा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये स्पीड होती है भाई लाइट की। अनसर्टेनिटी आई है ना इलेक्ट्रॉन में, वो लाइट की स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा आई है। तो मतलब जो हमने सुपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं इनसाइड द एटम, सॉरी न्यूक्लियस, वो हमने रोंग एज्यूम किया था, गलत एज्यूम किया था कि वो लाई करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो क्या लिखेंगे अब इसमें कि जो अनसर्टेनिटी आई है वेलोसिटी में वो लाइट की वेलोसिटी से भी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होता। द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी आई है 5.79 इंटू 10 की 9 ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितनी होती है वेलोसिटी लाइट की 3 इंटू 10 की 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, जबकि अनसर्टेनिटी हमारी वेलोसिटी में कितनी आई है 5.79 इंटू 10 की 9 मीटर सेकेंड इनवर्स, लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा है। तो जो अपना सुपोजिशन था कि इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं वो रोंग था। सो आवर सुपोजिशन क्या था, अपनी सुपोजिशन क्या माननी थी, दैट इलेक्ट्रॉन लाई इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। वो सुपोजिशन क्या था अपना, रोंग था, गलत था। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो लाई नहीं करता न्यूक्लियस में। थर्स इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, cannot exist inside the nucleus। तो ये भी किसने एक्सप्लेन किया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों आते हैं न्यूक्लियस के अंदर, देखो दो हेल्प की है इसने। एक तो ये एक्सप्लेन करने में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आता, दूसरा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड एनर्जी के पाथ में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। वो कॉन्सेप्ट बोर का यहाँ पे फेल हो गया हमारा। नेक्स्ट है अपना रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम। बोर मॉडल क्यों फेल हुआ, जो अपना बोर मॉडल का फेलियर है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।